नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे अपने चैनल नॉलेज हाउस में। मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह दोस्तों लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए हमारा इंडियन पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत का सेशन चल रहा है उसका अगला चैप्टर। आप लोगों को पता है कि हम जो है भाई लक्ष्मीकांत किताब खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम फंडामेंटल राइट तक आ चुके हैं। अब हम उसके आगे यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फंडामेंटल राइट में हमारा जो मेरे हिसाब से शायद सेकंड लास्ट पार्ट होगा आपका, इसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा और उसके बाद आपका फंडामेंटल राइट चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा आर्टिकल 32 से लेके 36 तक। भाई हमारा जो अनुच्छेद 32 से लेके 36 तक है, आज हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, संविधान तो बन गया भाई, संविधान तो बन गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया लेकिन अगर इसको कोई इन्फोर्स नहीं करेगा और आपका अगर संवैधानिक जो अधिकार हैं अगर उनको कोई हार्म करता रहेगा तो इसका बनने का फायदा क्या है। कोई ना कोई चीज तो ऐसी होनी चाहिए जिसके वजह से अगर आपका कोई भी संवैधानिक अधिकार इन्फोर्स नहीं हो रहा है तो उसको यहाँ पे इन्फोर्स कराया जाए, उसको यहाँ पे सजा मिले। तो क्या है इसकी व्यवस्था, क्या है इसके पीछे तरीका, किस तरीके से यहाँ पे इस चीजों को करा जाता है, ये चैप्टर आपका बस इसी पे है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड इज इन इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट। बहुत ही शानदार लाइन यहां पे मैंने बोली है। हम लोगों को क्या चाहिए भाई, राइट टू गेट प्रोटेक्ट। हमारा जो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट हो, यह भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम भाई इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, ये प्रोटेक्ट हो, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है कि इसको प्रोटेक्ट होना ही है, इसको प्रोटेक्ट करना ही है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है। भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि भाई हार्ट एंड सोल है आपका आर्टिकल 32, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि दिस इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें आर्टिकल 32 तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बेसिक स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि भाई अगर आप कोई भी लॉ पार्लियामेंट में लेके आओ तो आप चेंज तो कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल 32 को आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्या क्या चीजें हैं आर्टिकल 32 के अंदर, क्या क्या प्रोविजंस हैं वो देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है दोस्तों राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। पहला यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो कहता है राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। देखो यार, कुछ भी दिक्कत होगी क्या करोगे, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे, तो अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के थ्रू सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो। ये आपका संवैधानिक अधिकार है और ये प्रोटेक्ट करना आपका आर्टिकल 32 के अंदर ही प्रोटेक्ट होता है। और आर्टिकल 32 के अंदर या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट शॉल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट में कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ, आप शिकायत लेके पहुंच गए, अब अगर इसके पास कोई पावर ही नहीं रहेगी उसको सॉल्व करने की तो क्या। तो इसी के लिए 32 आपका जो अनुच्छेद है आर्टिकल 32 उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पेश कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, रिट इशू कर सकती है किसी के फंडामेंटल राइट को सेव करने के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पार्लियामेंट कैन इंपावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन डज नॉट इंक्लूड हाई कोर्ट। 32 पे आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के अंदर 226 के अंदर आप जा सकते हो फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज करने पे। इसके अलावा भी पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी कोर्ट को ये पावर दे सकती है कि भाई जब किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो तो तुम यहाँ पे अपने डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या फिर रिट इशू कर सको, ठीक है। रिट का तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि रिट तो भाई आपके अभी तक जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है, लेकिन अगर कल को पार्लियामेंट कुछ बना दे नियम कानून तो ऐसा कुछ हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। अगला है राइट टू मूव टू कोर्ट शॉल नॉट बी सस्पेंड एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। यार देखो, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का जो राइट है ना आपका, ये कोई सस्पेंड नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस इसको गवर्नमेंट के द्वारा फॉरबिड ना किया जाए, खत्म ना किया जाए। जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे इसको फॉरबिड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तब आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो अपना फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज कराने अगर हो रहा है। एग्जाम्पल दे दूं, मान लो यार अभी आतंकवादी हमला हो जाए दिल्ली के अंदर, भगवान करे कभी ना हो, लेकिन मान लिया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अब सारी ट्रैफिकों को रोक दिया गया, कहा कि कोई भी गाड़ी चलाएगा नहीं, कोई इधर से उधर नहीं जाएगा। अब अगर ये चीज यहाँ पे कर दी गई है और मैं कल को कहूँ यार मेरे को तो गाड़ी चलाने नहीं दे रहे, मेरा फंडामेंटल राइट है घूमना फिरना, मैं चला गया सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने, तो ऐसा नहीं होगा। स्टेट चाहे तो फॉरबिड कर सकती है, ठीक है। राइट टू लाइफ नहीं कर सकती, बाकी सारा कर सकती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रीलिम्स के लिए हमारा यहाँ पे क्या क्या चीजें इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रीलिम्स की दृष्टि से अभी हम देखते हैं, प्रीलिम्स आने भी वाला है तो आप लोगों के लिए प्रीलिम्स की दृष्टि से मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और वो क्वेश्चन आपके यहाँ पे फंस सकते हैं। अब क्या क्या फंस सकते हैं तो वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए दोस्तों जो पहला आपके लिए एक चीज फंस सकती है वो ये फंस सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास दो
तरीकों से आप केस लेके जा सकते हो। एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास आपका होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन और दूसरा होता है वाइड ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब डायरेक्टली जो लेके जाते हो भाई, कोई भी दिक्कत हो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया तो वो आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो जाता है। वाइड का मतलब हो जाता है रिट्स ऑफ ऑल काइंड, जैसे रिट्स आपने डाली अलग अलग तो वो सारी आपकी वाइड ज्यूरिडिक्शन में आती है। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कौन कौन से ज्यूरिडिक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, नोट कर लेना, ध्यान से समझ लेना। इसके बाद दूसरा है कि अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिटरमाइन द क्वेश्चन दैट डज नॉट इंक्लूड फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट उन चीजों को इंक्लूड नहीं कर सकती है जो फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं है। मान लिया कि आपके कोई मैटर कुछ भी हुआ हो, अब अगर वो फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं होगा, क्या तब भी आप आर्टिकल 32(2) के अंदर जाके केस फाइल कर सकते हो? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ आर्टिकल 32 में वही चीजें हैं जो भाई फंडामेंटल राइट में इंक्लूडेड हैं। इसके बाद जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन है भाई वो आपका है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है। ओरिजिनल तो है बट एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब भाई सिर्फ इसी के पास नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी है 226 में। तो यहां पे ये पॉइंट है कि भाई हाँ इसके पास तो है लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है, सिर्फ इसी के पास नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कभी कभी चाहे तो पार्लियामेंट आप ये किसी और को भी दे सकती है, तो उसमें कोई ऐसा इशू है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला आई थिंक आपका अनुच्छेद जो है वो क्लियर हो गया होगा, ये आर्टिकल आपका क्लियर हो गया होगा। देखो बहुत ही मस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, और अगर आप जो जो चीजें मैं बता रहा हूं इस तरीके से इनको याद कर लोगे, समझ लोगे ना, मैं बता रहा हूं कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे एग्जाम में। सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी, कोई भी चीज आपकी यहाँ पे गलत नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात? बट उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जो मैं बता रहा हूँ उसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 33 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 33 हमारा क्या कहता है, अब हम ये देखेंगे। आर्टिकल 33 है आर्म्ड फोर्स एंड फंडामेंटल राइट। आर्म्ड फोर्स एंड फंडामेंटल राइट्स। आर्म्ड फोर्स एंड फंडामेंटल राइट, ये है हमारा आर्टिकल 33। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो इंपावर द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और अब्रोगेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। आर्म्ड फोर्स के लोगों का, पैरामिलिट्री एजेंसीज का, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों का फंडामेंटल राइट चाहे तो गवर्नमेंट इन्फ्रिंज कर सकती है। एग्जांपल दे दूं, कोई रॉ का बंदा है वो कहे नहीं मुझे तो आज घर जाना है, तो भाई ऐसे नहीं होगा, आप उसमें शामिल हुए हो और आपका फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट इन्फ्रिंज कर सकती है। कल को कोई सोल्जर, ऑल्दो हमारे सोल्जर कभी ये सब बोलते नहीं है, पर ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, बिल्कुल उसमें गलत सोचने की जरूरत नहीं है। पर एक सोल्जर आपका कह दे धूप में खड़ा हुआ कि यार मैं धूप में नहीं खड़ा रहूंगा, मैं रेगिस्तान में नहीं खड़ा रहूंगा, मैं सियाचिन में बर्फ में नहीं खड़ा रहूंगा, तो ये सब चीजें वो नहीं बोल सकते, उनका फंडामेंटल राइट यहां पे इन्फ्रिंज किया जा सकता है। ठीक है, और पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 कन्फर्ड ओनली ऑन पार्लियामेंट एंड नॉट एट स्टेट लेजिस्लेचर। भाई जो 33 के अंदर ना कुछ भी नियम बनानी हो तो ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। मान लिया कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी जी चाहे कि मैं आर्टिकल 33 के अंदर अब आर्मी के ऊपर कुछ नियम बनाऊंगा, तो वो नहीं बना सकती। आर्मी के ऊपर जो नियम बनाने का सोल राइट आपका पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 33 में दोस्तों एक एक्सप्रेशन है, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कवर एम्प्लॉइज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस सच एज बार्बर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स एंड कुक्स। अब यहाँ पे देखो आर्म्ड फोर्स के जो मेंबर्स है ना, इसका मतलब सिर्फ वो नहीं है जो सोल्जर्स हमारे होते हैं जो लड़ाई करते हैं। इसके अलावा देखिए उसमें जो कुक भी होता होगा, अगर उसमें मेडिकल वाले भी बंदे होते होंगे, उसमें बार्बर भी होता होगा, और जो जो भी पोस्ट होती होंगी सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। कैन एक्सक्लूड कोर्ट मार्शल्स ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश अंडर द मिलिट्री लॉ फ्रॉम रिट जुरिडिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि आपके जो कोर्ट मार्शल हो जाते हैं, और जो कि देखिए आर्मी का अपना एक अलग सिस्टम चलता है, ट्राइब्यूनल होती है आर्मी का, तो उनका अलग सिस्टम होता है। तो ये दोस्तों रिट जुरिडिक्शन से ये लोग एक्सक्लूड किया जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ हो रहा है तो आप रिट डाल दो, सारी चीजों में वहां पे रिट नहीं डाल पाएगी। आर्मी का जो डिसीजन है वो सोल डिसीजन है, वो उनके ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ये पॉइंट था, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अभी हम देखेंगे मार्शियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 34। ठीक है, आर्टिकल 33 मैंने आपको समझा दिया है, एंड आई थिंक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ वी गोना सी आर्टिकल 34। तो व्हाट इज आर्टिकल 34? सो लेट्स
डिस्कस कि आर्टिकल 34 है क्या। तो आर्टिकल 34 दोस्तों कहता है मार्शियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट, मार्शियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो आर्टिकल 34 आपका मार्शियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है। मार्शियल लॉ और इमरजेंसी में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों में डिफरेंस होता है। पहले मार्शियल लॉ समझते हैं। मार्शियल लॉ दोस्तों क्या होता है, बेसिकली जब किसी छोटी छोटी जगहों पे गवर्नमेंट जो है मार्शियल लॉ एप्लीकेबल कर देती है तो वहां पे फंडामेंटल राइट जो है वो छिन जाते हैं। मार्शियल लॉ का बेसिकली सीधा मतलब होता है आर्मी रूल, ठीक है, ध्यान रखना। मार्शियल लॉ का सीधा मतलब होता है आपका मिलिट्री रूल, और संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मार्शियल लॉ के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट वाइल मार्शियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भाई अगर किसी भी जगह पे मार्शियल लॉ एप्लीकेबल होगा तो उस जगह पे आपके फंडामेंटल राइट नहीं होंगे, ठीक है, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। पार्लियामेंट कैन वैलिडेट एनी सेंटेंस पास ऑर्डर एक्ट डन अंडर मार्शियल लॉ इन सच एरिया। पार्लियामेंट जो है वो किसी भी एरिया में, जैसे मान लीजिए ये एक्स नाम के एरिया में मार्शियल लॉ लगा है, तो यहाँ पे किसी लोगों को, किसी को पकड़ के आर्मी ने जेल भेज दिया, तो पार्लियामेंट चाहे तो इसको एसेट दे सकती कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मार्शियल लॉ एप्लीकेबल है तो भाई सब कुछ पार्लियामेंट के हाथ में है, आर्मी के हाथ में है। इसके बाद एनी एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। कोई सा भी एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हो तो उसे किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। समझ में आई आपको मेरी बात? जैसे कि पार्लियामेंट ने मार्शियल लॉ में ये बना दिया, मान लीजिए एक्स नाम की जगह है, वहां पे सब लोग पत्थरबाजी बहुत करते हैं, तो पार्लियामेंट ने बनाया कि यहाँ पे जो जो पत्थरबाजी करेगा उसे उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो अब इस पे कोई कोर्ट में चला गया चैलेंज करने के लिए, तो ये सब चीजें नहीं कर पाएगा, क्योंकि मार्शियल लॉ एप्लीकेबल है तो वहां पे सिर्फ पार्लियामेंट की चलने वाली है। और मार्शियल लॉ का बेसिकली मतलब ही मिलिट्री रूल होता है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा मार्शियल लॉ एज वेल एज नेशनल इमरजेंसी में आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। ये है मार्शियल लॉ और ये है आपकी इमरजेंसी, ठीक है। तो वी गोना सी द डिफरेंस बिटवीन मार्शियल लॉ एंड इमरजेंसी की क्या होता है। तो देखो यार, ये जो होता है ये फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता है मार्शियल लॉ। इमरजेंसी जो होता है दोस्तों आपको, वो फंडामेंटल राइट को तो इन्फ्रिंज करता है, ये साथ में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशन को भी अफेक्ट करता है कि जैसे रेवेन्यू कितना मिलता था, टैक्स जो लेते थे, जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल था, तो ये सब चीज यहाँ पे अफेक्ट हो जाती है। लेकिन मार्शियल लॉ में ऐसा नहीं होता है। मार्शियल लॉ में वो चीजें सेम होती है, फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों की जो पहला मार्शियल लॉ है आपका, वो गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट में सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट। जो मार्शियल लॉ होता है उसमें देखिए छोटी मोटी जो मतलब जो कोर्ट होती हैं उसके जो नियम होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते, स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका बिल्कुल बाहर हो जाता है रोल। इट कंटेन, और जो नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो इट कंटेन्स द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट। इमरजेंसी जब लग जाती है तो आपको पता है कि भाई कोर्ट जो होती हैं वो उसे खत्म भी कर देती हैं, तो उसका पूरा हाथ रहता है कोर्ट का उसके ऊपर। मार्शियल लॉ की बात करें, इट इज इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन। किसी एरिया में देखो कभी कभी क्या होता है, लोग गुस्सा हो जाते हैं, लॉ ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाती है, तब आपका मार्शियल लॉ एप्लीकेबल किया जाता है। नेशनल इमरजेंसी सिर्फ तीन चीज़ों की वजह से, मतलब इमरजेंसी सिर्फ तीन चीज़ों की वजह से लगाई जाती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। पहले इंटरनल एग्रेशन भी था लेकिन अब वो खत्म हो गया है, तो अब जो है आपका सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन और आपका वॉर। चौथा पॉइंट है मार्शियल लॉ के लिए कि भाई ये जो होता है ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरिया में देश के लगाया जाता है, पर अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये होल कंट्री में लग जाता है या फिर पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे कि पूरे स्टेट पे लग गया, ठीक है, तो ऐसा होता है, और या फिर पूरे कंट्री पे लग गया। बाकी मार्शियल लॉ होगा तो वो एक बहुत छोटे एरिया पे भी लगाया जा सकता है। मार्शियल लॉ की बात करें तो भाई कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में, और इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिटेल स्पेसिफिक प्रोविजन भाई है, ठीक है। अब इसके अलावा लास्ट में दोस्तों हमारा एक लास्ट पार्ट रह गया है, इसका आर्टिकल 35 रह गया है, तो चलो उसको भी खत्म कर देते हैं और इसी के साथ फंडामेंटल राइट अपना अगले वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक। बहुत दिन से खिंचा पड़ा था बट फाइनली इसको अपन ने आज खत्म कर दिया है। तो आर्टिकल 35 दोस्तों जो है इसका आखिरी हमारा जो पॉइंट है ये यहाँ पे कहता है इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। भाई आर्टिकल 35 का सीधा मतलब है कि ये जो सोल राइट्स होते हैं इस चीज के ऊपर नियम बनाने के, वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर इससे बाहर होती है। वो क्या क्या होते हैं? पहला कि पार्लियामेंट के पास पावर है भाई किसी की भी रेजिडेंस और एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करने का, कि भाई तुम यहाँ पे रह रहे हो, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम यहाँ की लीगली मतलब लीगली इंडियन नहीं हो,
ठीक है, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे लिए काम गलत है, ठीक है। एम्पावरिंग कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन, कभी कभी पार्लियामेंट चाहे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर कर सकती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी दूसरी कोर्टों को एम्पावर कर सकती है कि तुम भी भाई ये काम कर सकते हो जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो ये काम भी, ये नियम भी सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। आर्म फोर्स के जो फंडामेंटल राइट होते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। मान लो देश की वॉर की स्थिति आ गई है और एक आर्म फोर्स की टुकड़ी कहे कि नहीं हमें घर जाना है, हमारा फंडामेंटल राइट है, तो आपकी पार्लियामेंट इससे संबंधित लॉ पास करके उनको घर जाने से मना करवा सकती है। पावर टू मेक लॉ फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट डिक्लेयर टू बी ऑफेंस अंडर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के अंदर भाई जो जो चीज़ें ऑफेंसेज हैं और अगर वो किसी ने कर दिया तो उसके रिलेटेड क्या कानून बनने चाहिए, कैसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी कानून जो है आपकी सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। और लास्ट में एनी लॉ मेड अबव विल बी देयर अंटिल रिपेयर्ड और अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट। कोई लॉ बन चुका है पुराना और वो सिर्फ आपका पार्लियामेंट ही उसको हटा सकती है, संविधानिक कोई भी लॉ, और उसको स्टेट आपकी जो लेजिस्लेचर है या फिर कोई भी आर्म फोर्स की जो छोटी मोटी जो भी नियम कानून समिति है वो सब इसको चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ आपके पॉइंट्स थे रिलेटेड टू आर्टिकल 35, और इसी के साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट का चैप्टर है वो अगले सेशन में खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।